नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द डिजिटल डिकोड के नए वीडियो में। आज के टेक न्यूज़ वीडियो में हम बात करेंगे 3 अपडेट्स के बारे में। क्या एनवीडिया का नया RTX स्पार्क AI PC वाकई सुपरहिट होगा या बनेगा सिर्फ एक महंगा खिलौना। साथ ही iPhone 18 Pro Max के नए लीक डिज़ाइन और एप्पल इंटेलिजेंस के $15 प्रति माह के खर्च का पूरा सच, और भारत में 2026 से आपके डिजिटल अधिकार DPDP एक्ट और भाषणी AI ऐप कैसे आपका जीवन बदल रहे हैं, ये सब जानिए हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली अपडेट है एनवीडिया का महादाव पड़ेगा भारी, क्या फ्लॉप हो जाएंगे नए AI लैपटॉप्स। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने ऐलान किया है कि अब पर्सनल कंप्यूटर PC पूरी तरह से बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि जैसे कभी नॉर्मल फ़ोन बदलकर स्मार्टफोन बन गया था, वैसे ही अब नॉर्मल PC बदलकर पर्सनल AI कंप्यूटर बनने जा रहा है। RTX सुपर चिप का धमाका। एनवीडिया अकेले यह काम नहीं कर रहा है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और मीडियाटेक के साथ हाथ मिलाया है और इस पार्टनरशिप का नतीजा है RTX स्पार्क नाम का एक नया सुपर चिप। इसमें एनवीडिया का दमदार ब्लैकवेल RTX GPU और ग्रेस CPU एक साथ काम करता है। देखिए, मैंने जो मेरा पुराना एक वीडियो था जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का PC के बारे में बताया था, जो इस एनवीडिया RTX के स्पार्क के साथ आने वाला था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके एनवीडिया का आने वाला है और एक बहुत शानदार लैपटॉप जो कि एप्पल के डिवाइसेस को, मैकबुक को और उनको टक्कर देगा, वो मैंने आपको बताया था। आज उसी के बारे में हम समीक्षा कर रहे हैं कि इसके प्रोज क्या होंगे और कॉज क्या होंगे, फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। इनका कहना है कि अब क्लिक और टाइप का ज़माना ख़त्म। क्लिक और टाइप का, अब तक हम कंप्यूटर पर ऐप्स खोलने के लिए या तो माउस से क्लिक करते थे या कीबोर्ड पर टाइप करके कोई कमांड देते थे, लेकिन इस नए चिप के आने के बाद में आप सीधे अपने कंप्यूटर से बात कर सकेंगे AI एजेंट्स के जरिए। जैसे आज हम हमारे गूगल जेमिनी के जरिए अपने फ़ोन से बात करते हैं या गूगल असिस्टेंट के जरिए अपने फ़ोन से बात करते हैं ना, कि हे गूगल ओपन दिस ऐप, हे गूगल प्ले म्यूजिक। उसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि आप आपके PC से भी बात कर सकें और वॉइस प्रॉम्प्ट से अपने PC को ऑपरेट कर सकें। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो एक ये मीडिया हाउस है द हिंदू, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि एनवीडिया का यह दाव फ्लॉप भी हो सकता है। कारण, पिछले 2 साल से HP और डेल जैसी कंपनियां AI लैपटॉप्स बेचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता इन्हें खरीद नहीं रही है। लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ छोटी मोटी एडिटिंग या ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम लाखों रुपए क्यों खर्च करें। देखिए, जब आप AI का वाला कंप्यूटर लेने जाते हैं तो उसकी कीमत तकरीबन लाखों में होती है, हज़ारों में नहीं होती है, लाखों में होती है। और मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास ऐसा काम नहीं है कि वो अपने छोटे मोटे कामों के लिए, सिंपल चीज़ों को कंपोज करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक लाखों रुपए का कंप्यूटर खरीदेंगे। तो यहाँ एक सबसे बड़ी चुनौती है और वो है इस PC का प्राइस, जो कि लाखों के अंदर होगा। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये तकरीबन 2.5 लाख के आसपास एस्टिमेटेड इस लैपटॉप की कीमत हो सकती है। एनवीडिया का यह नया RTX स्पार्क लैपटॉप भी इतना महंगा होने वाला है कि यह सिर्फ अमीर क्रिएटर्स और डेवलपर तक ही सीमित रह जाएगा। ऊपर से अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी ये बड़े बड़े PC मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे डेल हो गया, HP हो गया, इनका ये अनुमान है कि इस साल मंदी आने वाले है पर्सनल कंप्यूटर के बाजार में। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन 11% तक का रिसेशन आएगा। अब जब इस तरीके का रिसेप्शन आएगा, तो जब आपको पता है कि डिमांड नहीं है, उस समय आप इतना महंगा एक PC निकालोगे तो या तो वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। लोग कहेंगे कि जब पैसे डालना है तो ये AI वाला जो हमारा PC है, जिसमें हम वॉइस कमांड दे के काम करवा रहे हैं, हम बोले में नॉर्मल क्लिक और टाइप करके AI को बताएं फिर वो काम करेगा, वो क्यों लें। और या फिर ये होगा कि लोग सोचेंगे कि यार इतना महंगा है, क्या करना लेके आए, और ये मार्केट से आउट हो जाएगा। टेक एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि यहाँ पर एक अनप्रूवन डिमांड भी है। उनका यह मानना है कि RTX का सुपर चिप आम यूजर्स के लिए कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं है। यह एक हाई स्टेक्स बैट है, बहुत बड़ा जुआ है, क्योंकि आम जनता के बीच अभी तक AI PC को लेकर कोई खास दीवानगी या असल ज़रूरत नहीं देखी गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल काम करने के लिए हमें AI PC की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ निश यूजर्स के लिए है, आम विंडोज़ यूजर्स के लिए नहीं है। जैसे देखिए,
अगर आपका कोई बहुत ज़बरदस्त काम है, मतलब जैसे आप डेवलपर हैं या क्रिएटर हैं, आप वीडियो बहुत हाई एंड वीडियोस बनाते हैं, हाई एंड फोटोग्राफ्स बनाते हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, तब आपके लिए ये प्रोडक्ट है। इतना महंगा प्रोडक्ट जिसमें सब काम एआई के थ्रू बोलने से हो पाएगा। लेकिन ऐसे लोग हैं कितने? शायद 20 में से 1 या 100 में से 2। इसलिए इतने महंगे प्रोडक्ट का मार्केट में आना और सफल होना अपने आप में एक सवालिया निशान बनता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ सालों तक डेल, एचपी और लेनोवो जैसी कंपनियों का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कंप्यूटर ट्रेडिशनल विंडोज़ पीसी ही होगा और इसमें इंटेल, एएमडी और क्वालकॉम के चिप्स लगे होंगे। पीसी मार्केट में मंदी रहने वाली है। आईडीसी के डेटा के मुताबिक 2026 में ग्लोबल पीसी शिपमेंट्स में 11.3% तक की गिरावट आने का अनुमान है। एचपी जैसी बड़ी कंपनी ने भी साल के अंत तक पीसी मार्केट में बड़ी मंदी की चेतावनी दी है। इससे एनवीडिया के इस नए लॉन्च पर असर पड़ सकता है। ये इस के लॉन्च को लेकर जो डाउट्स हैं लोगों को कि ये सफल होगा या नहीं होगा, ये वो बातें थी। लेकिन क्या खास बात है जो एनवीडिया वाले एनवीडिया के इस चिप वाले प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को दूसरों से अलग रखता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्पल को टक्कर देने की कोशिश। इस चिप में 128 GB तक की यूनिफाइड मेमोरी दी गई है, जो पहली बार विंडोज़ लैपटॉप्स को एप्पल के M सीरीज चिप्स के मुकाबले ला खड़ा करेगी। यह हेवी एआई मॉडल्स को बिना क्लाउड के सीधे कंप्यूटर पर चलाने की ताकत तो देता है, लेकिन क्या इसकी बैटरी लाइफ मैकबुक जितनी अच्छी होगी, इस पर भी अभी सस्पेंस बना है। देखिए, एक बहुत सारे लोग हैं जो एक लंबे समय से विंडोज़ ही यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब आज मेरे पास में पर्सनल कंप्यूटर होते हुए करीबन 26-27 साल हो गए होंगे। हम विंडोज़ 98 यूज़ कर चुके हैं, 2000 यूज़ कर चुके हैं, एक्सपी यूज़ कर चुके हैं, एमई कर चुके हैं, विंडोज़ 7 यूज़ कर चुके हैं, 10 कर चुके हैं और 11 यूज़ कर चुके हैं। मतलब 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ के यूज़ कर चुका हूँ। जितना ईजी मैं विंडोज़ चला सकता हूँ, उतना ईजी मेरे लिए मैक चलाना नहीं है। मतलब मुझे वापस शुरू से मैक सीखना पड़ेगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि जब भी हमें भारी काम करना होता है तो हमारे पीसी का जो रैम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो हमारा जो पीसी है वो रुकने लगता है, लैग करने लगता है, हैंग हो जाता है। यूनिफाइड मेमोरी में क्या होता है, आपका पीसी जो आपकी एम्प्टी हार्ड डिस्क है उसी में से उसी को रैम की तरह यूज़ कर लेता है, तो आपके भारी काम बहुत स्मूथली निकल जाता है। लेकिन ये ऑप्शन हमें सिर्फ एप्पल में उपलब्ध था। तो अब मैं जब पिछले 26-27 सालों से विंडोज़ चला रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक नया पीसी खरीदूँ, नई टेक्नोलॉजी खरीदूँ, उसको नए ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखूँ और उस पर काम करूँ। अब मेरी ये समस्या का समाधान यहाँ हो जाता है कि मुझे यूनिफाइड मेमोरी भी मिल रही है, मुझे एप्पल के मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं सीखना है और विंडोज़ में मेरा काम हो जाएगा। तो शायद इस वजह से, इस मुख्य कारण की वजह से ये पीसी सुपरहिट हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आईफोन 18 प्रो मैक्स लीक्स। दोस्तों, अगर आप भी आईफोन लवर हैं और आईफोन 18 सीरीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर, दो बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर इसके बिल्कुल नए लुक और फीचर्स को लेकर है और दूसरी खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यह फ़ोन आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या लेटेस्ट लीक्स क्या है। पहला, डिज़ाइन, डिस्प्ले और फीचर्स में बड़ा बदलाव। देखिए, आईफोन के जो डिज़ाइन और डिस्प्ले है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो किया है। वहाँ हम इसके जो डिज़ाइन फैक्टर है उसके बारे में बता चुके हैं। मैं आपको जल्दी से उसका एक रैप अप दे देता हूँ। नया धांसू कलर और ग्लास डिज़ाइन। लीक्स के मुताबिक आईफोन 18 प्रो मैक्स इस बार एक बेहद प्रीमियम डीप डार्क चेरी कलर में आ सकता है। इसके अलावा लाइट ब्लू, डार्क ग्रे और सिल्वर ऑप्शंस भी मिलेंगे। बैक पैनल पर मेटल और ग्लास का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो फ़ोन को ज़्यादा टिकाऊ और स्मूथ बनाएगा। बड़ी बैटरी। आईफोन के इतिहास की सबसे बड़ी 5200 mAh की बैटरी मिल सकती है और ख़ास बात है कि यह बड़ी बैटरी होने के बावजूद फ़ोन स्लिम होगा, सिर्फ 8.75 mm रहेगा। अगर ये बैटरी बड़ी है और स्लिम है तो डिज़ाइन शायद इसका वाइड स्क्रीन होगा, स्क्रीन बड़ी होगी या ये डायगोनली बड़ी होगी। छोटा डायनामिक आइलैंड आपको इसमें मिलेगा। स्क्रीन स्पेस को बढ़ाने के लिए डायनामिक आइलैंड की साइज़ को करीब 35% तक छोटा किया जा रहा है। पावरफुल परफॉर्मेंस और कैमरा, इसमें A20 Pro 2nm चिप, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही फास्ट चिप है।
दिया गया है। मल्टीटास्किंग के लिए 12 GB रैम भी इसमें साथ में मिलेगी और साथ ही इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विथ वेरिएबल अपर्चर, ताकि आपकी जो फोटोज़ हैं वो बेहतर आ सकें और वो आपको कम रोशनी के अंदर भी DSLR वाली या जो डिजिटल मतलब जो बड़े कैमरा होते हैं वैसी फ़ोटो खींच के देगा। लेकिन ये फ़ोन आपको महंगा क्यों पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। देखिए, इसकी जो शुरुआती कीमत है, स्टिकर प्राइस या जो MRP है, वो सेम रहने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल अपनी हेडलाइन प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत तकरीबन $1199 यानी पुरानी मॉडल्स जितनी ही रख सकता है। कंपनी हार्डवेयर और मेमोरी की बढ़ी हुई लागत खुद झेल रही है। यानी अगर आप जब एप्पल का फ़ोन ये 18 Pro Max खरीदने जाएंगे तो शायद आपको पुराने फ़ोन जितने ही पैसे देने हैं, लेकिन असली ट्विस्ट है AI का मंथली खर्च। फ़ोन की शुरुआती कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी जानते हैं। $15 प्रति महीने का चार्ज एप्पल इंटेलिजेंस आपसे वसूलेगा या एप्पल इंटेलिजेंस के नाम पे आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको इस एप्पल इंटेलिजेंस AI के एडवांस फीचर्स को चलाने के लिए भारी सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके लिए एप्पल ने गूगल जेमिनी और गूगल क्लाउड से पार्टनरशिप की है, तो इस भारी वर्च को वसूलने के लिए एप्पल एडवांस्ड AI फीचर्स को एप्पल वन सब्सक्रिप्शन बंडल में जोड़ा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। शुरुआत में आपको एक फ्री ट्रायल मिलेगा, आप यूज़ करके देख सकते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस आपके काम का है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का है, देखिए हो क्या रहा है। आप गए एप्पल का iPhone 18 Pro Max लेने US के अंदर, तो आपको $1199 देने हैं, फ़ोन लेना है और लिमिटेड समय के लिए। अब वो कितना होगा यहाँ मेंशन नहीं है। आपको ये एप्पल इंटेलिजेंस फ्री ऑफ चार्ज यूज़ करने को मिलेगा। एक बार ट्रायल ख़त्म हो गया तो आपको तकरीबन $15 प्रति महीने देने हैं, यानी कि ₹1200 महीना या लगभग 15,000 साल का आपको अलग से देना पड़ सकता है। तो सीधा सा गणित ये है कि एप्पल आपको हार्डवेयर तो पुरानी कीमत पर दे देगा, लेकिन बेहतरीन AI फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको हर महीने पैसे चुकाने होंगे। अब इस नए सब्सक्रिप्शन मॉडल और डार्क चेरी कलर के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हमारी तीसरी और आखिरी अपडेट है भारतीय डिजिटल नागरिक डिजिटल सिटीजन्स 2026 में तकनीकी अधिकार और सुरक्षा का नया दौर। आपके और मेरे जैसे जितने भी इंडियंस हैं जो कि डिजिटल सिटीजन्स हैं, क्योंकि हमारे सबके पास में आजकल स्मार्टफोन है, हमारे सबके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा बहुत सारा डेटा आजकल डिजिटल है, तो उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या अधिकार है और क्या सेफ्टी फीचर्स आए हैं, उसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। चलिए इन्हें जानते हैं। 2026 तक आते आते आज एक आम भारतीय डिजिटल नागरिक का जीवन सिर्फ रील्स देखने या ऑनलाइन पेमेंट करने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब डिजिटल राइट्स, सेफ्टी और AI का व्यवहारिक इस्तेमाल का नया दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में इंडियन डिजिटल सिटीजन्स के लिए जो बड़े बदलाव और घटनाक्रम सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। DPDP रूल्स, डेटा प्राइवेसी और आपके अधिकार हुए हैं मजबूत। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को पूरी तरह नोटिफाई यानी कि लागू कर दिया है। यह भारतीय नागरिकों को उनके डेटा पर असली मालिकाना हक देता है। इसमें पहला पॉइंट है सहमति और पारदर्शिता। जब कोई भी कंपनी आपकी मर्जी के बिना आपका डेटा न ले, अब कोई भी कंपनी आपकी मर्जी के बिना आपका डेटा ना तो ले सकती है और नहीं बेच सकती है। कंपनियों को बहुत ही आसान भाषा में कंसेंट नोटिस देना होगा कि वो आपका डेटा क्यों ले रहे हैं। देखिए, आज हम कोई भी नया ऐप या अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक बड़ा सा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का, टर्म्स एंड कंडीशंस का वो आता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें बहुत ही सिंपल सा कंसेंट नोटिस बनाना होगा। वो उतना लंबा चौड़ा जो है वो अब हमें शायद पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसकी जगह एक सरल भाषा में छोटा सा आएगा और वो हमें बताएगा कि हमसे क्या क्या जानकारी ली जा रही है और वो सिर्फ वो क्या ली जा रही है और क्यों ली जा रही है और क्या वो उसको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। बेचना तो उन्होंने मना कर दिया है कि आपने जो भी कस्टमर्स का डेटा लिया है उसको आप बेच नहीं सकते, और लेना भी है तो पहले आपको उस कस्टमर से कंसेंट पे साइन करवाना पड़ेगा या एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ हुई है। दूसरी बात हुई है डेटा राइट्स। एक डिजिटल नागरिक के रूप में आपके पास अपने डेटा को देखने, उसे सुधारने या कंपनियों के सर्वर से पूरी तरह डिलीट करवाने का कानूनी अधिकार है।
मान लीजिए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, वो आपने अपलोड कर दी है कहीं किसी गूगल ड्राइव में या माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव में या कहीं ऐसे किसी डिजिटल फोल्डर के अंदर, लेकिन आपको लगता है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है या आप नहीं चाहते कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो इस तरीके से रहे, तो आप उस कंपनी को कह सकते हैं कि मेरा जो भी डेटा आपके पास में इस आईडी के अंदर है आप उसे प्लीज़ कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए। और वो अगर आपको डिलीट करने से मना करते हैं तो आपके पास में अब एक कानूनी अधिकार होगा, आप उसको कह के इमीडिएटली डिलीट करवा सकते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कितनी बार ये होता है कि हमारे कुछ इमेजेस होते हैं जो हम गलती से अपलोड कर देते हैं, हमारे कुछ ऐसा डेटा होता है जो हम गलती से अपलोड कर देते हैं, तो उसको साफ करवाने के लिए, या आपने फ़ोन चेंज किया है, आप पहले एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे अब आप एप्पल पे जा रहे हैं, या एप्पल यूज़ कर रहे थे आप एंड्रॉयड पे जा रहे हैं, आपको लगता है आपका कुछ डेटा iCloud पे पड़ा है या गूगल ड्राइव के सर्वर पे पड़ा है, आपको वहाँ से उसको कंप्लीट हटवाना है। आप नहीं चाहते कि जो इनमें भाई 6 महीने तक वो डेटा पड़ा रहता है वो रहे, आपको तो इमीडिएटली साफ करवाना है, तो ये काम अब आप इजीली करवा सकते हैं। ये हुआ है डेटा राइट्स के अंदर। तीसरा पॉइंट है डिजिटल फर्स्ट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। यदि कोई कंपनी आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करती है तो आप सीधे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आपको ये लगता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई आपने सर्वर पर दी है या किसी कंपनी को दी है, उसका कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा या मोबाइल ऐप होगी, आप वहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और उस कंपनी के खिलाफ में गवर्नमेंट एक एक्शन लेगी। सेकंड है भाषणी और एआई का लोकतंत्रीकरण। हाल ही में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत सरकार ने एआई फॉर ऑल, एआई सबके लिए का विजन दिया है। इसके बड़े फायदे आम नागरिकों को मिल रहे हैं, वो क्या हैं जान लेते हैं। भाषाओं की दीवार खत्म हो गई है। भारत का स्वदेशी एआई संचालित भाषा प्लेटफॉर्म भाषिणी अब 36 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट कर रहा है। इसके 12 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इसकी मदद से देश का वह नागरिक भी इंटरनेट और डिजिटल सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पा रहा है जिसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, वह अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलकर काम करवा सकता है। आपको कोई काम था गवर्नमेंट के सर्वर पर या डिजिटल सेवाओं के ऊपर, पर वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में एक्सेसिबल थी, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो हिंदी नहीं आती, मतलब इंग्लिश नहीं आती है, या हिंदी पूरी तरीके से नहीं आती है। तो अब जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भाषिणी करके एक एआई प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है और उसको यूज़ करके आप अपना जो भी काम है वो करवा सकते हैं। अब आपके लिए हिंदी आना या इंग्लिश आना, एक लैंग्वेज बैरियर जो था वो ख़त्म हो चुका है। किसानों और हेल्थ के लिए एआई, किसान ई मित्र और मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम जीपीटी जैसे टूल्स अब ग्रामीण नागरिकों को सीधे रियल टाइम अपडेट और सलाह दे रहे हैं। मौसम जीपीटी नाम का कोई टूल बनाया गया है जो ग्रामीण नागरिकों को अब रियल टाइम अपडेट्स देगा। क्या है, बरसात आने वाली है, क्या अभी आप बीज बो सकते हैं, या बरसात नहीं आने वाली है, आप बीज वो या भी ना करें, इस तरीके का एक एआई टूल बनाया गया है। तीसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई और फिनटेक क्रांति। यूपीआई और आधार के बाद भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब वैश्विक स्तर पर मिसाल बन चुका है। सेफ और सिक्योर ट्रांजैक्शंस। साइबर फ्रॉड से नागरिकों को बचाने के लिए सरकार ने साइबर सुरक्षा प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की है। अब आम नागरिक बिना इंटरनेट वाले इलाकों में भी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स और ई गवर्नेंस सेवाओं को सुरक्षित रूप से उपयोग कर पा रहे हैं। फिनटेक क्रांति में क्या हुआ है कि अब गवर्नमेंट ने, देखिए साइबर फ्रॉड होता है तो उसको रोकने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार वो कब कर सकती है? जब वो सरकार के पास में वो काम करने के लिए रिसोर्सेज होंगे, लोग होंगे। वो कहाँ से आएंगे? जब आपके पास में पैसा होगा। तो सरकार ने साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो उनका बजट था उसमें इंक्रीमेंट किया गया है ताकि ये जो नए तरीके का क्राइम है इससे आम जनता को रोका जा सके, सुरक्षा प्रदान की जा सके। और आम नागरिक, देखिए यूपीआई शहरों में बहुत फेमस है, हम किसी भी जगह जाते हैं फटाफट क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर नेट की सुविधा नहीं होती है, और होती है तो 4G नेटवर्क होता है या बहुत स्लो होता है, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अब एक नया टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें आप ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे और ई गवर्नेंस की जो सेवाएं हैं उनको भी आप सेफली यूज़ कर पाएंगे।
लेकिन अभी भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है एआई डीप फेक और फ्रॉड का। जहां एक तरफ डिजिटल नागरिक सशक्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई जनित डीप फेक्स और नए तरीके के ऑनलाइन घोटाले यानी कि साइबर स्कैम्स ने लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। सरकार और टेक कंपनियां मिलकर अब सेफ एंड ट्रस्टेड एआई फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं ताकि नागरिकों के लिए इंटरनेट सुरक्षित बना रहे। देखिए, टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ती है तो उसके फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, और उसका एक नुकसान हुआ है एआई जिससे लोग डीप फेक जनरेट कर रहे हैं, उससे गलत वीडियोस बन रहे हैं, भ्रमित करने वाले वीडियोस बन रहे हैं और साइबर स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को नए तरीके से ठगा जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए अब जो गवर्नमेंट है वो एक सेफ एंड ट्रस्टेड एआई फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ भी एक सिक्योरिटी मिल सके। तो आज की हमारे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? 2026 का भारतीय डिजिटल नागरिक केवल अब एक उपभोक्ता कंज्यूमर नहीं है, बल्कि कानूनन सुरक्षित और तकनीक के मामले में एक आत्मनिर्भर नागरिक बन गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।